जी बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज लाइसोसोम्स। गोल्गी एप्परेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ये भी बेटा हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेलिस हैं। लाइसोसोम्स को बेटा और भी डिफरेंट नामों से जाना जाता है, जैसा कि इनको बेटा रेजिडुअल बॉडीज ऑफ द सेल भी कहा जाता है। रेजिडुअल बॉडीज ऑफ सेल, फिर इनको सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल भी कहा जाता है। सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल भी कहा जाता है। ठीक है, फिर इनको बेटा रीसाइक्लिंग सेंटर्स ऑफ सेल भी कहा जाता है। रीसाइक्लिंग सेंटर्स ऑफ सेल भी कहा जाता है। फिर इनको बेटा स्कैवेंजर्स ऑफ सेल भी कहा जाता है। फिर इनको बेटा स्प्लिटिंग बॉडीज ऑफ सेल भी कहा जाता है। स्प्लिटिंग बॉडीज ऑफ सेल भी कहा जाता है। तो ये जो सारे नाम बेटा मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये सारे इनके डिफरेंट फंक्शंस की वजह से इनको दिए गए हैं कि स्प्लिटिंग बॉडीज, रेजिडुअल बॉडीज, सुसाइडल बैग्स, रिसाइकलिंग सेंटर्स, स्केवेंजर्स, ये सारे इनके फंक्शंस से रिलेटेड हैं। तो इनको बेटा हमने ये सारे नाम क्यों दिए हैं, ये जब हम इनके फंक्शंस की बात करेंगे तो वहां पे जाके आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाई हैव वी गिवन दीज नेम्स टू लाइसोसोम्स। ठीक है, तो अभी के लिए आप सिर्फ इनमें से एक दो नाम को अगर लिखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड लिख लें। स्प्लिटिंग बॉडीज ऑफ सेल, रेजिडुअल बॉडीज ऑफ सेल, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, रिसाइकलिंग सेंटर ऑफ द सेल या स्कैवेंजर्स ऑफ द सेल। तो इनके बारे में बेटा अगर इनका इंट्रोडक्शन हम लें तो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल इनके डिस्कवरर की अगर बात की जाए तो ही वाज द साइंटिस्ट नेम्ड एज डी डव। ठीक है, तो डी डव बेटा एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1949 में लाइसोसोम्स को डिस्कवर किया। तो फिर अगर बेटा हम इनकी डेफिनेशन करना चाहें कि व्हाट आर लाइसोसोम्स, अगर आप किसी को दो तीन लाइनों में बताना चाहते हैं कि लाइसोसोम्स क्या हैं, तो उसके लिए बेटा हमको इनका लिटरल मीनिंग समझने की जरूरत है। अगर आप वर्ड लाइसोसोम देखें ना बेटा, तो इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज लाइसो एंड सेकंड वर्ड सोम्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम सोमा। सोमा, ठीक है, लाइसो एंड सोमा। अभी लाइसो जो वर्ड है ना बेटा, इसका मतलब होता है स्प्लिटिंग, और सोमा वर्ड का मतलब होता है बॉडी, यानी कि दीज आर स्प्लिटिंग बॉडीज। इनको क्यों स्प्लिटिंग बॉडीज कहते हैं? स्प्लिटिंग का मतलब होता है बेटा तोड़ फोड़ करना। ठीक है, स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है जी? तोड़ फोड़ करना। तो असल में जो लाइसोसोम्स हैं, इनका फंक्शन भी बेटा कुछ इसी तरह से है कि ये डिफरेंट कंपोनेंट्स की स्प्लिटिंग वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं, तो उस वजह से हम इनको स्प्लिटिंग बॉडीज कहते हैं। तो इनकी बेटा अगर हम डेफिनेशन करना चाहें तो डेफिनेशन हम इनकी कैसे करेंगे कि लाइसोसोम्स जो हैं, ये लाइसोसोम्स जो हैं ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स हैं जो दैट कंटेन a number of hydrolytic enzymes in it that play significant roles in the cell। ठीक है, तो आप कुछ इस तरह से बेटा इनको डिफाइन कर सकते हैं कि लाइसोसोम्स क्या है? लाइसोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड
यानी कि इनको जो मेम्ब्रेन बेटा बाउंड करती है, ठीक है, वो सिंगल है, दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड समवट राउंडेड या स्फीरिकल वेसिकल्स, यानी कि ये तकरीबन बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ना गोल गोल स्फीरिकल नजर आती हैं। तो लाइसोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड समवट स्फीरिकल वेसिकल्स that contain a number of hydrolytic enzymes in them, के जो अपने अंदर बेटा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की एक बड़ी तादाद जो है वो रख रही होती हैं। और ये एंजाइम्स किस लिए हैं? दे आर प्लेइंग सिग्निफिकेंट रोल इन दी सेल, ये सेल के अंदर बेटा बहुत ही अहम काम जो है उनको सरंजाम दे रहे हैं। ठीक है, तो इनके डिस्कवरर की बेटा बात भी हमने कर ली, और लाइसोसोम्स को आप पेपर में डिफाइन कैसे करेंगे ये भी हमने देख लिया। लाइसोसोम्स को डिफाइन कैसे करेंगे जी, कि लाइसोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड समवट स्फेरिकल वेसिकल्स that contain a number of hydrolytic enzymes in them that play significant role in the cell। ठीक है, अभी बेटा अगर इनकी मॉर्फोलॉजी वगैरह की यानी कि इनके स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो हमने गाल्जी प्रेटस का स्ट्रक्चर जब पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन वगैरह का स्ट्रक्चर पढ़ा, तो दोज वर वेरी क्लियर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, उनको अंडरस्टैंड करना बेटा बहुत जरूरी था। ठीक है, और उनके बड़े कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स थे, जबकि उनके कंपैरिजन में बेटा जो लाइसोसोम्स है ना, इनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सादा सा है। सिंपली क्या है कि बेटा ये सिंपल वेजिकल्स यानी कि छोटी छोटी थैलियां नजर आती हैं हमें। ठीक है, जिनको बाउंड किया होता है, जिनको बंद किया होता है अपने अंदर किसने? सिंगल मेम्ब्रेन ने। ठीक है, और उसके बाद बेटा वो उनकी अक्रंस की बात करता है। तो स्ट्रक्चर की बात बेटा हमने कर ली। स्ट्रक्चर में सिंपली क्या है कि दे आर हैविंग वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, इनका बहुत ही सादा सा स्ट्रक्चर है, बहुत ही सादा सी मॉर्फोलॉजी है। कैसी है कि अगर हम इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो ये हमें छोटी छोटी गोल गोल थैलियां नजर आएंगी। ठीक है, कोई कम्प्लेक्स यानी कि क्रिस्टे वगैरह, सिस्टरने वगैरह, ठीक है, या चैनल वगैरह नहीं बने हुए, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। फिर इनकी बेटा अगर अक्रंस की बात की जाए कि ये कहाँ पे पाई जाती हैं, तो कहता है ये तकरीबन तमाम यूकेरियोटिक सेल्स में बेटा मौजूद होती हैं। ठीक है जी, उसके बाद बेटा इनकी ओरिजिन की बात करते हैं। ठीक है, इनके ओरिजिन की, के लाइसोसोम्स का जो ओरिजिन है वो क्या है, यानी कि कहां से ये बनते हैं। तो डेफिनेशन में भी बेटा इनकी केमिकल कंपोजिशन की मैंने बताई बात के लाइसोसोम्स जो हैं, ठीक है, इनके केमिकल कंपोजिशन क्या है कि इनकी जो वेसिकल्स हैं उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के बेटा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मौजूद हैं। बुक्स में लिखा गया है तकरीबन बेटा एटलीस्ट 50 किस्म के मुख्तलिफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स लाइसोसोम के अंदर होते हैं, जिनमें बेटा जैसा कि एसिड फास्फाटेजेस हैं, प्रोटीएजेस हैं, न्यूक्लियजेस हैं, फिर ग्लाइकोसाइडेजेस हैं। ठीक है, यानी कि डिफरेंट किस्म के बेटा ये इंजाइम्स जो हैं ये लाइसोसोम्स के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, और ये बेटा जितने भी इंजाइम्स हैं ना, यहाँ पे ये पॉइंट बेटा जरा गौर से सुनिएगा कि लाइसोसोम्स के अंदर जितने भी इंजाइम्स मौजूद हैं ये सारे बेटा वो इंजाइम्स हैं विच वर्क एट एसिडिक पीएच, जो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, यानी कि ये एसिडिक मीडियम में बेटा काम करते हैं। जितने भी ये प्रोटीएजेस हैं, एसिड फास्फाटेजेस हैं, न्यूक्लियजेस हैं, ग्लाइकोसाइडेजेस हैं, और इनकी पीएच तकरीबन बेटा बुक्स में लिखा गया है कि ये तकरीबन 5 के राउंड अबाउट, यानी कि 5 वाली जो पीएच है ना, जिस वैल्यू जिस मीडियम की 5 है पीएच की, उस मीडियम में ये सारे एंजाइम्स जो है वो काम करते हैं। ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन में बेटा मैंने आपको क्या बताया कि जो लाइसोसोम्स हैं इनके अंदर तकरीबन 50 किस्म के मुख्तलिफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, जैसा कि एसिड फास्फाटेजेस हो गए,
प्रोटीएजेस हो गए, न्यूक्लिएजेस हो गए, ग्लाइकोसाइडेजेस हो गए। लेकिन यूनिक चीज क्या है इनके रिलेटेड कि ऑल दीज एंजाइम्स वर्क इन एसिडिक मीडियम, कि ये सारे एंजाइम्स बेटा एसिडिक मीडियम में काम करते हैं। तो आप इस चीज से एनालाइज कर सकते हैं, इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि लेट्स वो ये एक लाइसोसोम है, यानी कि ये वेजिकल है, तो इसके अंदर की बेटा जो पीएच होगी वो तकरीबन 5 के राउंड अबाउट होगी। ठीक है। फिर रीजन के बारे में बेटा अगर मैं बात करूं तो ये जितने भी एंजाइम्स लाइसोसोम के अंदर होते हैं, जितने भी एंजाइम बेटा लाइसोसोम के अंदर होंगे, इन सब एंजाइम्स की सिंथेसिस हुई थी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के साथ जो राइबोसोम्स अटैच थे उनके ऊपर। ठीक है। फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम्स ने बेटा ये एंजाइम्स यानी कि यही जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं इनको तैयार करके गाल्जी कम्प्लेक्स के बारे में की तरफ भेज दिया। फिर गाल्जी कम्प्लेक्स ने बेटा इन तमाम एंजाइम्स को वेजिकल्स की शक्ल में पैक किया और उन वेजिकल्स को बेटा हमने प्राइमरी लाइसोसोम्स कहा। तो यानी कि बेटा आप कह सकते हैं कि लाइसोसोम्स are originated from Golgi apparatus, यानी कि ये Golgi apparatus से निकलते हैं। लेकिन इनके इंजाइम्स की सिंथेसिस बेटा कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। ठीक हो गया जी। तो ये बेटा इनके ओरिजिन की बात भी हो गई, फिर इनकी केमिकल कंपोजिशन की बात भी हो गई, स्ट्रक्चर की बात भी हो गई, डेफिनेशन को भी बेटा हमने देख लिया। अभी आते हैं बेटा इनके फंक्शंस की तरफ। ठीक है। अच्छा तो बेटा अगर लाइसोसोम्स के फंक्शंस की बात की जाए तो पहला फंक्शन जो इनका है बेटा दैट इज फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस बेटा क्या है कि जब बाहर से कोई चीज जो सॉलिड है वो सेल के अंदर वेजिकल की शक्ल में आती है उसको बेटा फैग, ठीक है, हमने क्या कहा था? फैगोसाइटोसिस। तो अगर कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट जो है जैसे कि बेटा कोई बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है सेल के अंदर, तो उसको क्या करेंगे? लाइसोसोम इमीडिएटली यानी कि फौरन से निगल लेंगे और फिर उस बैक्टीरिया वगैरह को अपने इंजाइम्स के थ्रू डाइजेस्ट कर लेंगे और इस डाइजेशन को बेटा हम क्या कहेंगे? फैगोसाइटोसिस। तो हुआ क्या कि लेट्स सपोज बेटा ये सेल था, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है ये वाली, और यहाँ पे है जी लाइसोसोम। यहाँ पे क्या है जी? लाइसोसोम। और यहाँ पे आप इमेजिन करें कि बेटा ये एक आ गया जी बैक्टीरिया, ठीक है, ये कोई बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया सेल के अंदर आया, ठीक है, वेजिकल की शक्ल में। तो अभी ये बैक्टीरिया जो है बेटा ये सेल को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तो लाइसोसोम्स ने जल्दी से क्या किया? इसके ऊपर अटैक किया, ठीक है, इसके ऊपर अटैक किया और इसके जो हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स थे उन इंजाइम्स ने इस बैक्टीरिया को बेटा क्या कर दिया? इस बैक्टीरिया की डाइजेशन कर दी, यानी कि इसको तोड़ फोड़ दिया, स्प्लिट कर दिया, सेल को इसके नुकसानात से बचा लिया। तो एक फंक्शन बेटा इनका ये है कि अगर सेल के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाता है तो लाइसोसोम्स फौरन से उस पार्टिकल के साथ फ्यूज हो जाएंगे, उसके साथ मिल जाएंगे और फिर लाइसोसोम्स के जो हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स हैं वो उस पार्टिकल को तोड़ फोड़ कर, ठीक है, उसकी डाइजेशन कर देंगे और सेल को उसके नुकसानात से बचा देंगे। उसके बाद बेटा सेकंड जो इसका फंक्शन है लाइसोसोम का, सेकंड फंक्शन ये है कि दे आर इन्वॉल्व्ड इन
फूड डाइजेशन इन सेल, फूड डाइजेशन इन सेल, कि ये सेल के अंदर बेटा फूड की डाइजेशन में भी अपना रोल प्ले करते हैं। कैसे? लेट्स सपोज बेटा ये एक सेल है हमारे पास, ठीक है, तो यहां पर जी इस सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर बेटा ये फूड पार्टिकल पड़े थे, ठीक है, लेट्स सपोज ये फूड पार्टिकल पड़े थे। हुआ क्या जी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी बेटा वो यहाँ से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या की यहाँ से अंदर को इनवेजिनेट हुई, ये फूड पार्टिकल यहाँ पर आए और वेजिकल की शक्ल में बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इस तरह से अंदर टूटकर आ गई, जिस और इस वेजिकल के अंदर बेटा क्या है, इस वेजिकल के अंदर जी फूड पार्टिकल्स हैं। तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं कि जैसे ही उन्होंने देखा कि कोई फूड वैक्यूल जो है, फूड वैक्यूल जो है वो सेल के अंदर आ गया है, तो जो प्राइमरी लाइसोसोम थे बेटा ये वाले, ये क्या करेंगे, ये जल्दी से जाके इस फूड वैक्यूल की तरफ लपकेंगे, फूड वैक्यूल की तरफ लपके और उसके साथ हो गए बेटा ये फ्यूज, ठीक है। ये क्या थे, प्राइमरी लाइसोसोम। और प्राइमरी लाइसोसोम ने बेटा क्या किया कि जैसे ही फूड वैक्यूल सेल के अंदर आया, ये उसके साथ जाके हो गए फ्यूज, फ्यूज हो गए। और अभी बेटा ये जो बना है ना, ये जो स्ट्रक्चर जिस जो किस किस से बना है, ये जो स्ट्रक्चर बेटा अभी हमारे पास बना है किस किस की फ्यूजन से, प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम और फूड पार्टिकल्स की फ्यूजन से ये वाला जो स्ट्रक्चर बेटा अभी मैंने ड्रा किया है, इस स्ट्रक्चर को बेटा हम क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे जी सेकेंडरी लाइसोसोम। तो सेकेंडरी लाइसोसोम बेटा क्या है कि जब प्राइमरी लाइसोसोम बाहर से आने वाले फूड वैक्यूल के साथ, बाहर से आने वाले फूड वैक्यूल के साथ या फिर फॉरेन पार्टिकल के वैक्यूल के साथ फ्यूज करेगा, तो उस फ्यूजन से जो नया स्ट्रक्चर बनेगा, उस स्ट्रक्चर को बेटा कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। दोबारा से सुनिए बेटा, सेकेंडरी लाइसोसोम क्या है कि जब बाहर से कोई फूड वैक्यूल आता है या फॉरेन पार्टिकल वाला वैक्यूल आता है, तो प्राइमरी लाइसोसोम उसके साथ जब फ्यूज हो जाएंगे उसकी डाइजेशन करने के लिए, तो उस फ्यूजन से जो नया स्ट्रक्चर बनेगा, उस स्ट्रक्चर को बेटा कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है जी। तो ये सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया। सेकेंडरी लाइसोसोम में बेटा क्या होगा कि जो लाइसोसोम के एंजाइम्स थे ना, लाइसोसोम के जो एंजाइम्स थे वो बेटा फूड पार्टिकल्स की करेंगे डाइजेशन, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बेटा ये डाइजेशन होगी। उसके बाद क्या होगा कि जिन पार्टिकल्स की बेटा डाइजेशन हुई है ना, वो हो जाएंगे साइटोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूज। तो डाइजेशन के फौरन बाद बेटा क्या हुआ कि जब लाइसोसोम के एंजाइम्स ने फूड पार्टिकल्स की डाइजेशन की, यानी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ा, तो वो सिंपल मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे कि जल्दी से साइटोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूज हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि अभी ये जो बेटा पीछे चीज रह जाएगी ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर अभी रह जाएगा ये वाला, इसके अंदर बेटा क्या होगा, इसके अंदर वो चीजें हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूज नहीं हो सकती थी, यानी कि इसके अंदर बेटा वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह हैं। तो अभी इस स्ट्रक्चर को हम बेटा क्या कहेंगे, टर्शरी लाइसोसोम। क्या कहेंगे, टर्शरी लाइसोसोम, या बेटा इसे कहेंगे रेजिड्यूअल बॉडी, या इसे क्या कहेंगे जी रेजिड्यूअल बॉडी। फिर बाद में क्या होगा कि ये रेजिड्यूअल बॉडी बेटा जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेगी
और वहां से अपने कंटेंट्स को बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज कर देगी। तो ये दूसरा फंक्शन है बेटा लाइसोसोम्स का। फंक्शन क्या था बेटा कि लाइसोसोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन फूड डाइजेशन इन सेल, कि लाइसोसोम्स बेटा सेल के अंदर फूड की डाइजेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। सारा मैकेनिज्म मैंने समझाया कि होगा कैसे। कि सबसे पहले हुआ क्या कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड था बेटा, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड था उसके अंदर ये थे फूड पार्टिकल्स। फूड पार्टिकल्स वेजिकल की शक्ल में सेल के अंदर आ गए, यानी कि फूड वैक्यूल की शक्ल में अंदर आ गए। तो हुआ क्या कि जो प्राइमरी लाइसोसोम था ये वाला, ये जाके जल्दी से इस फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज हो गया, और फ्यूज होके इसने क्या बनाया, ये वाला स्ट्रक्चर सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, क्या बनाया, सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या हुआ कि लाइसोसोम के जो एंजाइम्स थे उन्होंने फूड के जो कम्प्लेक्स पार्टिकल्स थे उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ा। जब सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया तो वो सिंपल मॉलिक्यूल्स बेटा डिफ्यूज हो गए किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। जब सारी डिफ्यूजन होगी जितने भी सिंपल मॉलिक्यूल्स थे उनके पीछे बेटा इस स्ट्रक्चर के अंदर अभी क्या रह जाएंगे, वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स वाला स्ट्रक्चर है इसको हम बेटा क्या कहना शुरू कर देंगे, टर्शरी लाइसोसोम या रेजिडुअल बॉडी। फिर क्या होगा कि ये टर्शरी लाइसोसोम या रेजिडुअल बॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेगी जाके, और अपने जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर रिलीज कर देगी। और इस तरह से बेटा सेल के अंदर जो फूड की डाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट फंक्शन बेटा हमारे पास लाइसोसोम का है कि दे आर इन्वॉल्व्ड इन ऑटोफेगी। ऑटोफेगी का मतलब होता है बेटा सेल्फ ईटिंग, यानी कि अपने ही कंटेंट्स को खा लेना या अपने ही सेलुलर कंटेंट्स को खा जाना। इससे मुराद क्या है, देखिए बेटा इस कायनात में जो भी चीज कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो उसका एक टाइम पीरियड होता है, यानी कि एक मखसूस अरसे तक वो वो मखसूस फंक्शन परफॉर्म करेगी। उसके बाद उसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें डिटेरियोरेशन आना शुरू हो जाती है। मसलन देखिए ना बेटा, ह्यूमन बींग्स की बात करें तो 40 50 60 साल तक ठीक है हम हट्टे कट्टे होते हैं, सारे काम कर लेते हैं फिजिकली मेंटली, लेकिन बाद में क्या होता है कि एजिंग के बाद ठीक है चलने फिरने से भी कासर हो जाते हैं। तो उसी तरह बेटा सेल का भी हिसाब है। सेल के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, यानी कि सेल की जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं, जब वो भी बेटा बूढ़ी हो जाती हैं, वार्नआउट हो जाती है। वार्नआउट का मतलब है बेटा कि फंक्शनली डिटेरियोरेटेड हो जाती है, यानी कि अपना काम परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहती। यहाँ पे मैं एक आपको जस्ट सपोजिशन के लिए कह देता हूँ कि बेटा एक माइटोकॉन्ड्रिया थी सेल के अंदर, उसकी कैपेसिटी थी कि वो अपने पूरे लाइफ टाइम के अंदर जी 10 लाख एटीपी बना सकती थी। फर्ज करें 10 लाख एटीपी बना सकती थी। जब बेटा वो 10 लाख एटीपी बना लेगी उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस में कमी आना शुरू हो जाएगी, वो फंक्शनली डिटेरियोरेट होना शुरू हो जाएगी। तो फिर बेटा देखें, अगर सेल उस तरह की ऑर्गेनेलिस को अपने अंदर रखी रखेगा तो फिर सेल के ऊपर बेटा वो बोझ ही होंगी, उनका सेल को कोई फायदा नहीं होगा। तो सेल फिर क्या करता है कि लाइसोसोम जो है ना बेटा सेल के, ये क्या करेंगे, ये उन पुरानी फंक्शनली डिटेरियोरेटेड ऑर्गेनेलीज को इनगल्फ करेंगे, निगलेंगे, और निगलने के बाद बेटा उनके कुछ कंटेंट्स जाया कर देंगे और बाकी कंटेंट्स को साइटोप्लाज्म के अंदर रिसाइकल यानी कि रीयूज के लिए दोबारा से इस्तेमाल में लाने के लिए रिलीज कर देंगे। तो ये जब लाइसोसोम्स ने अपने ही सेल के कंटेंट्स को खाया, अपने ही सेल के कंटेंट्स को इनगल्फ किया, उस प्रोसेस को बेटा हम कहते हैं ऑटोफेगी। तो ऑटोफेगी बेटा क्या है, दी process in which lysosomes engulf their own cellular contents is called as autophagy। के वो अमल जिसमें लाइसोसोम्स अपने ही सेल के कुछ कंटेंट्स को खा लेंगे, इनगल्फ कर लेंगे, उस प्रोसेस को हम ऑटोफेगी कहेंगे। लेकिन बेटा ये ऑटोफेगी क्यों जरूरत क्यों पेश आई, जरूरत इसलिए पेश आई
कि सेल के अंदर बेटा कुछ ऐसे कंटेंट्स थे, कुछ ऐसी ऑर्गेनेलीज वगैरह थी कि जो बुरी हो चुकी थी, जो फंक्शनली डिटेरियोरेट होना शुरू हो गई थी। तो सेल से बोझ कम करने के लिए सेल ने उनको लाइसोसोम्स के जरिए रिमूव करवा दिया, जिस प्रोसेस को हमने क्या कहा, ऑटोफेगी। तो यहाँ पे देखें बेटा कि जब ऑटोफेगी हुई तो लाइसोसोम्स ने क्या किया कि उन ओल्ड वार्न आउट पार्ट्स को बिल्कुल वहां से रिमूव नहीं कर दिया, बल्कि उनके कुछ कंटेंट्स को रीसाइकल, रीसाइकल का मतलब होता है बेटा रीयूज के काबिल भी बनाया। तो इस वजह से बेटा लाइसोसोम्स को हम रीसाइकलिंग सेंटर्स ऑफ सेल भी कहते हैं, कि ये सेल की कुछ चीजों को दोबारा इस्तेमाल में लाने के लिए इन्वॉल्व होते हैं। ये बेटा तीसरा फंक्शन हो गया। पहला मैंने बताया था कि फेगोसाइटोसिस ऑफ फॉरेन पार्टिकल। दूसरा फंक्शन बेटा मैंने आप लोगों को बताया फूड डाइजेशन इन सेल, कि सेल के अंदर फूड की डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद बेटा सम टाइम चौथा फंक्शन इनका क्या है, डी जनरेशन ऑफ ऑर्गन। ठीक है, तो ये कुछ ऑर्गन्स वगैरह की या कुछ सेल्स की बेटा डी जनरेशन, डेथ में भी इन्वॉल्व होते हैं। बस ड्यूरिंग डेवलपमेंट बेटा, जब जो फ्रॉग होता है उसके टैडपोल लार्वा ने जब अडल्ट में चेंज होना है, तो लार्वे के अंदर बेटा टेल होती है, जबकि जो अडल्ट फ्रॉग होता है ना वो टेल लेस होता है, उसकी टेल, उसकी दुम नहीं होती। तो ये जो दुम का खात्मा किया जाता है टैडपोल लार्वे से, ये जो दुम का खात्मा किया जाता है, तो दुम वाले जो सेल्स थे उनकी डेथ किसने करवाई, उनको खत्म किसने करवाया, लाइसोसोम्स ने। इसी तरह बेटा ह्यूमंस के केस में जब एम्ब्रियोनिक स्टेज पे हाथ बन रहा होता है, तो हाथ की जो उंगलियां हैं उनके दरमियान बेटा एक मेम्ब्रेन सी, झिल्ली सी होती है। जबकि अडल्ट के केस में ये झिल्ली, या बॉर्न बेबी के केस में ये झिल्ली नहीं होती। तो उस झिल्ली को भी कौन खत्म करते हैं, लाइसोसोम। तो ड्यू टू देयर फंक्शन इन डी जनरेशन ऑफ सेल्स, कि कुछ सेल्स की बेटा डी जनरेशन करवाने की वजह से इनको बेटा सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल भी कहा जाता है, कि ये सेल्स की डेथ में भी इन्वॉल्व होते हैं। डेथ कैसे करवाएंगे, कि अपने आप को फाड़ देंगे, अपने आप को बस्ट करवाएंगे, इनके सारे के सारे एंजाइम्स रिलीज हो जाएंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। वो एंजाइम साइटोप्लाज्म की ऑर्गेनेलीज वगैरह की, न्यूक्लियस वगैरह की तोड़फोड़ करेंगे, और एट लास्ट सेल की डेथ हो जाएगी, जिस वजह से इनको बेटा सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। और लास्ट फंक्शन बेटा इनका क्या है, कि दे आर